हेलो एंड नमस्कार, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है रणधीर एजुकेशन में। इंडियन पॉलिटी की सीरीज में हमारा जो आज का लेक्चर रहेगा, इसमें हम समझेंगे कि भारतीय संविधान की जो प्रमुख समितियां थी, जिन्हें हम कमेटी कहते हैं, वह कौन कौन सी समितियां बनाई गई, उनके कौन कौन से मेंबर थे और कौन कौन उनके चेयरमैन बनाए गए। आप जानते हैं कि यहां से बहुत से प्रश्न हमारे इंडियन पॉलिटी में पूछे जाते हैं। जैसे आपने एक समिति का नाम तो सुना ही होगा, प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बनाए गए थे, दुनिया जानती है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी समितियां ऐसी हैं जो आपको जाननी है, जो एग्जाम में अक्सर पूछी जाती हैं। झंडा समिति के बारे में भी बहुत ज्यादा डिस्प्यूट रहता है। बहुत सी किताबें झंडा समिति के चेयरमैन गलत लिख देती हैं, तो हम आज आपको वो करेक्ट भी बताएंगे कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, एक्चुअल में झंडा समितियां कितनी थीं, वो सब आपको यहां पर क्लियर हो जाएगा। बने रहिएगा हमारे साथ लास्ट तक, और संविधान की महत्वपूर्ण समितियों को यहां पर हम कवर करेंगे और बारीकी से आपको बताएंगे कि कौन कौन सी समितियां हैं, कौन कौन उनके चेयरमैन हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं समितियों के बारे में। सबसे पहली बात है कि समिति क्या होती है, यहां पर ये समझ लेते हैं। समिति का काम क्या रहा है वो समझ लेते हैं। संविधान सभा का मुख्य कार्य भारतीय संविधान को तैयार करना और उसे अपनाना था, जबकि संविधान सभा में विभिन्न समितियों के माध्यम से संविधान की रूपरेखा तैयार करना था। यह उद्देश्य समितियों का ही था। मतलब समितियों का काम था कि जो संविधान हमारा जो बनेगा, इसको फाइनल ड्राफ्ट देना या इसमें फाइनल मदद करना। The main task of the Constitution Assembly, जो असेंबली है, was to draft and adopt the Constitution of India. The Assembly prepared of the framework of the Constitution through various committees. वही कमिटियां हमें जाननी है, कौन कौन सी समितियां हमारी वो रही हैं। अगर हम बात करेंगे कि कितनी समितियां रही हैं, तो 8 समितियां रही हैं जो मेजर समितियां हैं। लेकिन इनमें से एक समिति की कुछ उप समितियां भी रही हैं। उन उप समितियों की संख्या 5 होती है, इसीलिए टोटल समितियां जो बनती हैं संख्या के आधार पर वो 13 बनती हैं, जबकि 8 इसमें मेजर होती है। यहां से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। एक बार प्रश्न आया है एसएससी में, और वो सवाल यही था कि टोटल समितियों की संख्या कितनी थी, तो 13 समितियां आपको बतानी है। सभी मेन और आपकी जो आपकी कमिटीज हैं, उनको जोड़ने के बाद यहां पर संख्या 13 हो जाती है। अब बात करेंगे संविधान सभा की प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्ष कौन कौन रहे हैं। तो संविधान सभा की समितियां देखिएगा, वो समितियां कौन कौन सी है पहले ये जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि समितियां कौन कौन सी हैं। यहां पर हमने एक पिक्चर आपको दिखाया है, इसमें वो समितियों के अध्यक्ष और उन समितियों के सदस्य भी शामिल हैं। लेकिन आपको इसमें पहचान करने में मुश्किल होगी। यहां पर आपको जो बैठे हुए दिखाई पड़ रहे हैं, यही हमारे हैं वल्लभ भाई पटेल। यहां पर जो आपको दिख रहे हैं, ये जवाहरलाल नेहरू हैं। यहां आपको जो दिख रहे हैं, ये राजेंद्र प्रसाद हैं। आप इनके चेहरे शायद जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो कोई इश्यू नहीं है, अब आपको याद करना होगा। तो आपको बता दें कि संविधान में जो समितियां बनाई गई, उनमें से एक समिति का नाम था संघ संविधान समिति, यानी यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी। के अलावा दूसरी एक और कमिटी आपको याद रखनी है, संघ शक्ति समिति, यूनियन पावर कमिटी, और राज्यों के लिए समिति, कमिटी फॉर द स्टेट्स। हमने इन 3 समितियों को एक साथ लिया है, क्योंकि इन तीनों के जो अध्यक्ष हैं वो हमारे जवाहरलाल नेहरू हैं। ये आप देख सकते हैं, यहां पर हमारे जवाहरलाल नेहरू इन तीनों समितियों के अध्यक्ष हैं। इसीलिए हमने आपको जो कंपाइल किया है, आपके लिए जो कंटेंट है, जो किताबों में इधर उधर मिलता है, जो याद करने में तकलीफ होती है, इसीलिए हमने तीनों को एक साथ लेकर के यहां पर पिक्चर भी आपको दिखा दिया। याद रखेंगे, संघ संविधान समिति हो या संघ शक्ति समिति हो या राज्यों के लिए समिति हो, इन तीनों के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। आगे बात करते हैं संचालन समिति, यानी स्टीयरिंग कमेटी, और प्रक्रिया नियमन समिति, यानी आपको रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी जो है, इन दोनों समितियों के जो अध्यक्ष बनाए गए वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए। आप जानते हैं संविधान सभा के अध्यक्ष भी बनाए गए थे, जो कि 11 दिसंबर 1946 को बने। उसके बाद परमानेंट अध्यक्ष यही रहे हैं और हमारे देश के राष्ट्रपति भी रहे हैं। तो इन्होंने जो समितियां संभाली संविधान को बनवाने में, वो संचालन समिति यानी स्टीयरिंग कमेटी और प्रक्रिया नियमन समिति यानी रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी, इन्होंने ही अध्यक्षता इसकी की है। आगे बात करते हैं, अगली है प्रांतीय संविधान समिति, यानी
जो प्रांतीय संविधान समिति है यानी राज्यों की जो संविधान समिति है, साथ में मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों के संबंधित जो परामर्श समिति है, उनके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल बनाए गए। याद रखिएगा, एग्जाम में अक्सर पूछा गया है कि प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल बनाए जाते हैं। आगे बात करें कि जो मौलिक अधिकार हैं और मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों के संबंधित परामर्श समिति जो बनाई गई है, इसकी कुछ उप समितियां भी थी, वो 5 थी। देखिएगा एक बार यहां पर मौलिक अधिकार जो कि हमारे यहां पर इंपोर्टेंट है, फंडामेंटल राइट्स की जो समिति बनी है उसके अध्यक्ष बनाए गए थे सरदार पटेल। लेकिन इसी समिति की 5 उप समितियां भी थी। उन्हीं 5 उप समिति को जान लीजिए, जैसे मौलिक अधिकार उप समिति, द फंडामेंटल राइट्स सब कमिटी। इसके अलावा इसके अध्यक्ष जो बनाए जाते हैं वो जेवी कृपलानी बनाए जाते हैं। तो यहां पर 2 तरीके से प्रश्न आ सकता है। मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो आप बताएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। लेकिन मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो जेवी कृपलानी। आगे बात करते हैं, वह माइनॉरिटी सब कमिटी यानी अल्पसंख्यक उप समिति, इसके जो अध्यक्ष बने वो एच.सी. मुखर्जी। हो सकता है आपको ये थोड़ा बहुत नहीं दिख रहा हो, तो आप एच.सी. मुखर्जी यहां पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका आप जेवी कृपलानी का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इंपोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अगला जानते हैं कौन है। अगली कमिटी का नाम है उत्तर पूर्व सीमांत जनजातीय क्षेत्र, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्रिब्यूनल एरिया। ये जो है इसके बनाए गए अध्यक्ष गोपीनाथ बारदौली। याद रखिएगा, गोपीनाथ बारदौली उत्तर पूर्व सीमांत जनजातीय क्षेत्र के अध्यक्ष बनाए गए, जो समिति बनाई गई। आगे है संचित क्षेत्र को छोड़कर उप समिति सब कमिटी एक्सक्लूडिंग इरिगेशन एरिया। जो संचित क्षेत्र है उसको छोड़कर, संचित क्षेत्र आप जानते हैं जैसे हमारा उत्तर भारत का जो गंगा क्षेत्र मैदान है उसको छोड़ करके जहां जहां सिंचित क्षेत्र नहीं आता है, उनको, उन एरिया के लिए यहां पर समिति उप समिति बनाई गई है। एक और उप समिति है उत्तर पश्चिम सीमांत जनजातीय क्षेत्र के लिए, वो भी यहां पर बनाई जाती है। इसमें जो ऑप्शन हम आपको दे रहे हैं, संचित क्षेत्र को छोड़कर उप समिति, इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं ए.वी. ठक्कर। आगे बात करते हैं जो कि सबसे इंपोर्टेंट, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट कमिटी है, ड्राफ्टिंग कमिटी। यानी ड्राफ्टिंग कमिटी मतलब प्रारूप समिति। पहले जान लेते हैं कि प्रारूप समिति कब बनाई गई। याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, भारतीय संविधान की ड्राफ्टिंग कमिटी एक महत्वपूर्ण समिति थी जिसका गठन, याद रखेंगे, जिसका गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। इसका उद्देश्य भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करना था। याद रखेंगे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो फाइनल ड्राफ्ट है वो इसी के द्वारा तैयार किया गया है। याद रखिएगा, ये दिन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। जब मीटिंग पूरी हुई और हमारा संविधान बनकर के तैयार हुआ, उस समय पर इसी समिति के बारे में हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बहुत देर तक बोला था। बताएंगे आपको क्या बोला था। यहां पर आगे चलते हैं, जान लेते हैं कि भाई इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए। तो अध्यक्ष देखिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष बनाए गए, जो कि बंगाल प्रेसिडेंसी यानी पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र, पहले ये बंगाल से आते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि 29 अगस्त को ये बनती है ड्राफ्टिंग कमेटी। हमारे संविधान में पहले से ही, आपको अगर बताएं कि हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वो पहले से ही काम कर रहे थे संविधान सभा में, लेकिन हमारा भारत विभाजित हो जाता है 15 अगस्त 1947 को, अलग हो जाता है, आप जानते हैं। लेकिन उसके बाद समस्या बनी कि जो क्षेत्र बंगाल से ये आते थे, वो बंगाल का क्षेत्र तो पाकिस्तान में चला गया, यानी पूर्वी पाकिस्तान बन गया। समस्या थी, या तो इनको सदस्यता निरस्त कर दी गई या फिर इन्हें दोबारा से कहीं और से सीट देकर के दोबारा संविधान सभा में लाया जाए। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण इनका एक प्रश्न बनता है कि किस व्यक्ति ने अपने पद से रेजिग्नेशन दिया और सीट इन्हें दी। तो याद रखिएगा, वैसे तो पाकिस्तान का विभाजन जो हुआ है उसके बाद इनकी सीट कैंसिल हो जाती है और फिर ये दोबारा इन्हें सीट दी जाती है और वो बनती है बंबई प्रेसिडेंसी से। यहां पर जो हम आपको दिखा रहे हैं ये है मिस्टर एम.आर. जयकर। एम.आर. जयकर जो कि महाराष्ट्र यानी मुंबई क्षेत्र से आते थे, इन्होंने अपनी सीट, अपना त्याग पत्र दिया और यही सीट मिल पाई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को।
याद रखिएगा, पहले हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बंगाल प्रेसिडेंसी से आते हैं, लेकिन बाद में बंगाल चूंकि पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा बन जाता है, बंगाल का जो क्षेत्र है जहां से ये आते थे, उसके बाद समस्या हुई कि अब इनको कहां से लिया जाए, क्योंकि महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इसीलिए एमआर जयकर ने त्यागपत्र दिया है और फिर बंबई से निर्वाचित किए जाते हैं। आगे बात करते हैं कि भाई जो हमारे इसमें सदस्य कौन कौन रहे हैं, तो देखिएगा इसमें सदस्य बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आपसे यहां से बहुत प्रश्न आते हैं। टोटल अगर मेंबर्स की बात करें तो टोटल 7 हैं, जिसमें नंबर 1 याद रखिएगा, इस ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष हैं वो हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दूसरे सदस्यों के बारे में अगर देखें तो अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। दूसरा कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी। अगला है मोहम्मद सादुल्ला, ये देख रहे हैं आप, मोहम्मद सादुल्ला। और एन गोपाल स्वामी अयंगर, इसके अलावा एन माधव राव और टीटी कृष्णामाचारी। इन समिति में जो सदस्य हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष हैं, बाकी को यदि आप देखें तो ज्यादातर कृष्ण के पर्यायवाची हैं, चाहे वो माधव हो चाहे वो गोपाल हो, ठीक है। और अगर देखें तो इसमें मोहम्मद सादुल्ला जो हैं ये मुस्लिम लीग से ताल्लुक रखते थे, तो इसमें एक ही व्यक्ति ऐसे हैं जो मुस्लिम लीग से ताल्लुक रखते हैं, मोहम्मद सादुल्ला। लेकिन एक बार प्रश्न आया था कि बताइएगा कांग्रेस से इनमें से कौन संबंधित था, तो देखिएगा कांग्रेस से कौन संबंधित था। नंबर 1 ऑप्शन था डॉक्टर बी आर अंबेडकर, नंबर 1 ऑप्शन। नंबर 2 है कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी यानी के एम मुंशी, के एम मुंशी। ऑप्शन सी था एन माधव राव और ऑप्शन डी था उसमें टीटी कृष्णामाचारी। अब मुझे लगता है आप लोग इसमें क्या आंसर लगाएंगे। अगर आपके सामने ये प्रश्न हो, ये प्रश्न आरएएस में पूछा गया था, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में प्री का क्वेश्चन है, उसमें पूछा गया था इनमें से कौन सा व्यक्ति कांग्रेस से संबंधित था, तो आपको जवाब देना है। अब यहां पर बहुत डिस्प्यूट होने लगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कांग्रेस की सीट से थे, के एम मुंशी कांग्रेस की सीट से थे, एन माधव राव टीटी कृष्णामाचारी यानी सारे लोग कांग्रेस की सीट से थे, तो फिर आंसर कौन सा सही होगा। आंसर की में उन्होंने माना के एम मुंशी। क्यों माना, इसका रीजन देखिए क्या है। उन्होंने के एम मुंशी को इसलिए माना क्योंकि के एम मुंशी शुरुआत से ये जुड़े हुए थे हमारे कांग्रेस से, इसीलिए इनका सर्वाधिक समय है शुरुआत से जुड़े हुए। हालांकि अगर हम देखें कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वो शुरुआत से कांग्रेस से नहीं थे, बाद में जो सीट इन्होंने चुने गए हैं वो बाद में कांग्रेस की सीट से चुने गए हैं, जैसा कि एन माधव राव और टीटी कृष्णामाचारी के साथ में भी था। तो यहां पर के एम मुंशी उन्होंने राइट आंसर मिला, क्योंकि वो पहले से ही इस कांग्रेस से जुड़े हुए थे, उसी सीट से उनका जो कैरियर है वो कांग्रेस से ही शुरू हुआ। ठीक है, इन 7 लोगों को याद रखिएगा। आपको बता दें इनमें जो एन माधव राव हैं ये बीएल मित्र की जगह पर इनकी डेथ हो जाती है, बीएल मित्र की एक्सपायर हो जाते हैं, डेथ हो जाती है, इसकी वजह से एन माधव राव यहां पर आ जाते हैं। ठीक है, आके इनकी हेल्थ खराब हो जाती है, इसकी वजह से मतलब रेजिग्नेशन दे देते हैं एन माधव राव। और टीटी कृष्णामाचारी जो आते हैं वो डीपी खेतान की डेथ की वजह से आते हैं। 1948 में डीपी खेतान की डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से टीटी कृष्णामाचारी आ जाते हैं, जबकि एन माधव राव बीएल मित्र की जगह पर आते हैं, क्योंकि बीएल मित्र की जो है हेल्थ खराब होने लगी, जिसकी वजह से डेथ नहीं है, मतलब उन्होंने रिजाइन दे दिया। ठीक है, याद रखिएगा। और इन सभी 7 लोगों के नाम आपको याद होने चाहिए। मोहम्मद सादुल्लाह को यदि छोड़ दें तो ज्यादातरों के नाम किसके नाम पर हैं, कृष्ण के पर्यायवाची हैं। आगे बात करते हैं, ये लोग आप साथ देख सकते हैं, यहां पर हमने आपको ये दिखाए 8 लोग टोटल दिखाए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यहां पर बैठे हुए आप देख सकते हैं। ठीक है, ये आपके ड्राफ्टिंग कमेटी के सभी सदस्यों के बारे में यहां पर आपको दिखाया गया है। चलिए आगे शुरू करते हैं, इनके कुछ कार्य जान लेते हैं। इस ड्राफ्टिंग कमेटी के कार्य क्या क्या थे, क्यों इनको कहा जाता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा हमारा संविधान लिखा गया, क्योंकि ये कमेटी जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण कमेटी थी, इसीलिए इस कमेटी ने सबसे जरूरी काम किया है, इसीलिए कह देते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ही संविधान लिखा है। यहां पर अगर देखें तो इनका जो काम है, इस ड्राफ्टिंग कमेटी का जो काम था वो संविधान का मसौदा तैयार करना है, यानी ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। के अलावा विभिन्न समितियों और असेंबली सदस्यों को सुझाव
लेना, उनसे सुझाव लेना, ये यहां पर इनका एक और काम था। संविधान के विभिन्न प्रावधानों की समीक्षा करना, द रिव्यू ऑफ वेरियस प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन के जो भी प्रोविजंस थे उन सब का रिव्यू करना इनका काम था। और दूसरा, संविधान को अंतिम रूप देना और प्रस्तुत करना इन्हीं का काम था। इसी पॉइंट की वजह से कहा जाता है कि संविधान का जो अंतिम रूप यानी ड्राफ्ट जो तैयार किया गया है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा तैयार किया गया है, इसीलिए निर्माता बताते हैं। और बात भी ठीक है, आधी अधूरी बात ठीक है कि उन्हें निर्माता माना जाता है क्योंकि वो रिव्यू भी कर रहे हैं और फाइनली जो कंपाइलेशन है, जो कंपाइल करके ला रहे हैं कैसा संविधान होना चाहिए, फाइनली उन्हीं का डिसीजन है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि उनका सबसे मेजर जो है उसी मेजर कमेटी के ये अध्यक्ष बनाए जाते हैं। अगर आपको बता दें कि ये जो तारीख है 29, ये जो तारीख है 29 अगस्त 29 अगस्त 1947, ये तारीख जो यहां पर ये संविधान सभा में ये बनाई जाती है कमेटी जिसका नाम है ड्राफ्टिंग कमेटी। इसके बारे में जब हमारा संविधान बन गया तो बारी बारी से लोग अपनी स्टेटमेंट दे रहे थे। बारी आई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि मेरे जीवन का सबसे बेहतरीन दिन और सबसे यादगार दिन अगर कोई है तो दिन है 29 अगस्त 1947, क्योंकि इस दिन मैंने सबसे इंटेलिजेंट व्यक्ति, सबसे कर्मठ व्यक्ति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इस प्रारूप समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया। तो इसलिए वो मानते हैं कि मेरे लिए सबसे बेहतर दिन वही था क्योंकि सबसे काबिल व्यक्ति को सबसे जरूरी कमेटी का अध्यक्ष मैंने नियुक्त किया था। ठीक है, ये बात उन्होंने अपने खुद शब्दों में कही है। उसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब बोला, जब संविधान हमारा पूरा हुआ तो उनकी भी बारी आई, उन्होंने बोला कि आज के 100 साल बाद लोग इस बात में क्रेडिट मुझे ही देंगे कि संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाया गया है, लेकिन मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि मेरे साथ साथ अगर डॉक्टर पी.एन. राव न होते तो शायद ये संविधान बना पाना बहुत मुश्किल था, न बन पाता। तो उन्होंने क्रेडिट बी.एन. राव को दिया है, जैसा कि लोग धीरे धीरे बी.एन. राव को भूलते जा रहे हैं। बी.एन. राव हमारे संविधान के सलाहकार रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट उन्होंने संविधान सभा में काम किया, उनको क्रेडिट दिया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, जो कि बहुत अच्छी बात थी। तो यहां पर हमने आपको इस ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में बता दिया है, कब बनाई गई है, 29 अगस्त 1947 को बनाई गई है। इसके अलावा हम बता दें आपको झंडा समिति के बारे में। झंडा समिति हमारे संविधान में या हमारे संविधान से पहले 2 बन चुकी हैं टोटल, जिसमें पहली झंडा समिति की बात करेंगे जो एक्चुअल झंडा समिति है वो 2 अप्रैल 1931 को बनाई जाती है कराची सम्मेलन में। कराची सम्मेलन में इसे बनाया जाता है झंडा समिति को, और इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। पहली चीज आपको ये याद रखना है कि झंडा समिति 2 अप्रैल 1931 को पहले ही बन चुकी थी, लेकिन आप जानते हैं कि 1946 में यहां पर हमारी संविधान सभा का गठन होता है और उसके बाद झंडा समिति फिर बनाई जाती है 23 जून 1947 में। संविधान निर्मात्री परिषद के द्वारा इसे बनाया जाता है, जबकि ये कराची सम्मेलन में बनती है। इसीलिए यहां पर ये जो बनती है इसको बोलते हैं तदर्थ यानी एडॉक झंडा समिति, तदर्थ झंडा समिति, जबकि ये है हमारी झंडा समिति। लेकिन प्रश्न जब आता है तो उसमें झंडा समिति लिख करके ऑप्शन देता है और सरदार वल्लभ भाई पटेल का ऑप्शन नहीं देता है। दरअसल वहां पर भी मिसप्रिंट रहता है, चीजें कॉपी पेस्ट कर ली जाती हैं, अन्यथा उसे पूछना चाहिए कि तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, और यहां पर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे, और इसी का ऑप्शन भी देता है और उसे वो सही भी मानता है, जबकि उसे पूछना चाहिए तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए। तदर्थ का मतलब होता है डॉग, जो किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए बनता है और उसके बाद वो समाप्त हो जाती है। तो याद रखिएगा यहां पर तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष जो कि 1947 में संविधान सभा के द्वारा बनाई गई, इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। अगर आपको बताएं, अगर आप कोई पुरानी किताब पढ़ रहे हैं तो वहां पर इसकी जगह पर कुछ और नाम हो सकता है जो कि गलत है। हो सकता है वहां पर जो है कई बार हमने देखा है मुखर्जी जी का एक होता है, मुखर्जी का, उनका जो है इसमें ऑप्शन दे देते हैं, वो गलत है। आप उन किताबों को दोबारा से करेक्ट करिएगा अगर आपके पास कोई पुरानी किताब है तो, यानी अगर अगली किताब नई किताब है आपके पास तो सही मिलेगा। तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद आपको मिलेंगे। यहां पर झंडा समिति हमने आपको बताई है। इसी झंडा समिति में
सदस्य कौन कौन रहे हैं जो पुरानी वाली थी। इसमें अब्दुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारमैया, तारा सिंह, डीवी केलकर और डॉक्टर एसएन हरिदकर। याद रखिएगा, डॉक्टर एसएन हरिदकर। आगे बात करते हैं तदर्थ झंडा समिति के सदस्य कौन कौन थे जो नई वाली बनाई गई। इसमें दोनों लोग कॉमन हैं, अब्दुल कलाम आजाद दोनों में हैं, सरोजनी नायडू, सी राजगोपालाचारी, के एम मुंशी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसमें सदस्य के रूप में चुने जाते हैं। याद रखिएगा ये दोनों ही, हालांकि ये जो सदस्य हमने आपको बताए हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला पॉइंट है, तो इनको आप याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, आपके काम आएगा। आगे बात करते हैं भाई, एक प्रश्न आपको पूछते हैं और प्रश्न आप बताइएगा, भारतीय संविधान सभा की किस समिति ने अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर ध्यान केंद्रित किया, ये आपको बताना है। ध्यान केंद्रित किया है ये आपको बताना है। विच कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फोकस्ड ऑन द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज। तो यहां पर आप लोग कमेंट करके हमें बताइएगा आपको इसका क्या आंसर लगता है। जो भी आंसर आपको लगता है तो लिखिएगा क्वेश्चन, और क्वेश्चन के बाद ऑप्शन ए बी सी डी में से जो भी आपको आंसर लगता है आप हमें कमेंट करके कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर करिएगा। यहां पर हमने कुछ मेजर जो समितियां हैं उन सब के बारे में जान लिया है, और फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, कोई प्रश्न आप पूछना चाहते हैं तो यूर मोस्ट वेलकम, आप कमेंट करिएगा, हम आपको उसका जवाब जरूर देंगे। आपका कोई सुझाव है तो उसे भी कमेंट करिएगा, हम आपके सुझाव को बहुत सीरियस लेंगे और उस पर काम करेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले नए लेक्चर्स के जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिल सकें। अगर पॉसिबल हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ में भी इसे शेयर करिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर जुड़ने का फायदा ये होगा कि आपको डेली करंट अफेयर क्विज फॉर्म में मिलता रहेगा। इसके अलावा करंट अफेयर का पीडीएफ और अन्य कोई इंफॉर्मेशन वहीं पर हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। आप जब भी टेलीग्राम पर सर्च करें तो @रणधीर एजुकेशन लगा करके आप इसे सर्च करिएगा, ये लोगो आपको दिख जाएगा, आप हमें वहां फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और फेसबुक पर भी कर सकते हैं। लेक्चर के लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।